हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि डिवोर्स कैसे ले सकते हैं और साथ में ये भी बताऊंगा कि मान करके चलो कि आपके हस्बैंड ने आपके अगेंस्ट डिवोर्स का केस लगा दिया है, तो केस के चलते चलते दौरान जो वाइफ है वो किस तरीके से खर्चा भी ले सकती है। चाहे हस्बैंड ने डिवोर्स का केस लगा दिया, सेम चीज हस्बैंड के साथ भी एप्लीकेबल होगा, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत करना, इसको कंप्लीट देखना। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि चाहे हस्बैंड चाहे वाइफ किसी को भी तलाक चाहिए तो किस तरीके से तलाक ले सकता है और कितना टाइम लगता है तलाक की जो डिक्री है, डिवोर्स की डिक्री कोर्ट से लेने में। और एक चीज ये भी बताता चलूं, जो अगर आपकी शादी हो गई है, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, अगर आपको दूसरी शादी करनी है या कुछ भी करना है, तो जो आपका डिवोर्स है, जो आपको डिवोर्स कोर्ट से मिलेगा, सिर्फ वही लीगली वैलिड है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमने पंचायती डिवोर्स करवा लिया या फिर किसी स्टाम्प पेपर पे डिवोर्स करवा लिया, तो उसकी कोई भी वैलिडिटी या कोई भी वैल्यू नहीं है। डिवोर्स तो वही वैलिड होगा जो कि आप दोनों कोर्ट में जाकर के डिवोर्स लोगे। अब कोर्ट में डिवोर्स लेंगे क्या तरीके, यहाँ पे दो तरीके आ जाते हैं और ये डील करता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से, जिसमें सेक्शन 13 डील करता है डिवोर्स से। डिवोर्स दो तरह से होते हैं, एक तो है जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों रेडी हैं एक दूसरे से के साथ डिवोर्स लेने के लिए। उनकी सारी कंडीशंस कुछ भी है जो उन्होंने आपस में सेटलमेंट कर रखी है, ये जिसको हम ये भी बोल देते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लेना, यानी कि दोनों में सारी कंडीशंस मैच हो गई हैं। अगर बच्चा है तो उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया बच्चा किसके पास रहेगा, हस्बैंड के पास रहेगा कि वाइफ के पास रहेगा। और यहाँ पे जो भी वाइफ यहाँ पे मेंटेनेंस या फिर वन टाइम की बात रहती है कि यहाँ कितना पैसा ले रही है, सारी की सारी चीजें वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो बार मेनली कोर्ट में विजिट करना पड़ता है। एक बार तो जब आपकी फर्स्ट डेट होगी, फर्स्ट हियरिंग होगी, उसमें आपका फर्स्ट स्टेटमेंट होगा हस्बैंड वाइफ का, और वाइफ के बाद में सेकंड मोशन की जो स्टेटमेंट होगी वो 6 मंथ का कोर्ट आपको टाइम देगी कि आफ्टर 6 मंथ आपने दोनों ने दोबारा कोर्ट में अपीयर होना, जिसको सेकंड मोशन की स्टेटमेंट बोला जाता है। अगर वहां पे भी आपके स्टेटमेंट सेम रहते हैं तो कोर्ट आपको डिवोर्स की डिक्री दे देती है। और ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है ये कवर होता है सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के अंदर। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये तो ठीक है कि आपसी सहमति वाला है, इसका प्रोसेस भी सिंपल है और जल्दी भी हो जाता है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं है। लेकिन उस केस में क्या करें जब एक पार्टी तो तैयार है डिवोर्स देने के लिए लेकिन दूसरी पार्टी डिवोर्स देना नहीं चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, आप हस्बैंड हो, आपको पता है कि आपकी वाइफ अडल्ट्री में है, उसके किसी और के साथ रिलेशंस बना रही है, फिजिकल रिलेशंस बना रही हैं, और आप उसको डिवोर्स देना चाहते हो, लेकिन जो आपकी वाइफ है वो आपको डिवोर्स देना नहीं चाहती। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, सेम वाइफ के साथ है, अगर आपके हस्बैंड में कोई भी कमी है, कोई भी प्रॉब्लम है, मारपीट करता है, क्रूएलिटी करता है, कोई भी दिक्कत है, तो वैसे केस में वाइफ किस तरीके से अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेगी। और यहाँ पे डिवोर्स लेने के लिए जो यहाँ पे पिटीशन लगती है उसको कंटेस्टेड पिटीशन बोला जाता है, यानी कि जिसको हम इजी लैंग्वेज में आपने सुना होगा एक तरफा डिवोर्स। इसमें टाइम तो थोड़ा लंबा लग जाता है, कितना टाइम लगे उसकी भी बात कर लेते हैं। जिसमें जो भी पार्टी जिसको डिवोर्स चाहिए होता है दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक कोर्ट में केस लगाता है सेक्शन 13 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर, जिसमें अलग अलग ग्राउंड्स दिए गए हैं, जैसे कि कोई क्रुएलिटी कर रहा है, जैसे कि मारपीट हो गया, या जो दूसरा पार्टनर है उसको कोई भी इनक्योरेबल डिसीज है, वो मेंटली मतलब सही नहीं है, आप ये बोल सकते हो कि उसका माइंड सही से वर्क नहीं कर रहा है, उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, उसने आपको छोड़ रखा है, आपके साथ नहीं रहना चाहता, या फिर सबसे मेन यहाँ पे जो चीज आती है अडल्ट्री है, उसका अगर किसी और के साथ रिलेशन में है, तो ये चीज जो ग्राउंड है डिवोर्स के लिए वैलिड है। हालांकि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ किसी और के फिजिकल रिलेशन में, ये पहले क्राइम हुआ करता था अडल्ट्री, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, बट ये स्टिल यहाँ पे डिवोर्स के लिए एक वैलिड ग्राउंड है। तो इन सभी ग्राउंड, जिस भी ग्राउंड में के बेस पे आप डिवोर्स चाहते हो उसको बेस बनाकर जब कोर्ट में जब केस फाइल करते हो, तो जो कोर्ट है दूसरी पार्टी के यहाँ पे समन्स जाते हैं, उसको नोटिस जाता है, फिर दूसरी पार्टी अपना पक्ष रखती है कि उसको डिवोर्स क्यों नहीं देना है। दोनों साइड्स में एविडेंसेस होते हैं,
दोनों एविडेंसेस होते हैं, दोनों के एडवोकेट्स में यहाँ पे बहस होती है, आर्गुमेंट्स होती है, फिर जाकर कोर्ट डिसाइड करती है कि हाँ जो आपने डाइवोर्स का डिक्री लगाया है उसमें आपको डिक्री मिलेगी डाइवोर्स की या नहीं मिलेगी। अब बात ये आ जाती है कि इसमें टाइम कितना लग जाए। देखिए लगने को तो 1 साल से लेकर के 5-6 साल तक का भी टाइम लग सकता है, इसमें कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। जो दूसरी पार्टी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कोर्ट में कब कब अपीयर हो रहा है, वो क्या यहाँ पे सामने से कोई एप्लीकेशन लगा रहा है या फिर क्या वो अपना डिफेंस रख रहा है, क्या क्या उसके एविडेंसेस हैं। तो इन सभी प्रोसेस में कई बार तो टाइम ज्यादा लग जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप डाइवोर्स का केस लगाते हो तो जो आपकी जो दूसरी पार्टी कोर्ट में अपीयर ही नहीं हो तो एक्स पार्टी हो जाती है, तो ऐसे केसेस में डाइवोर्स की डिग्री जल्दी मिल जाती है। तो ये चीजें सिचुएशन के ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करती है, तो कुछ भी ऐसा फिक्स्ड नहीं है। अब बात आती है कि जैसे मैंने बोला कि अगर कोई आपका डाइवोर्स का केस आके आप अगेंस्ट लगा रहा है तो आप किस तरीके से खर्चा क्लेम कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट है जिसमें ये बोला गया है कि हस्बैंड चाहे वाइफ दोनों में जो भी वीकर है, जो भी फाइनेंशियली वीक है, वो दूसरी पार्टी से यहाँ पे खर्चा ले सकता है। मान के चलिए आप वाइफ हो, आपके हस्बैंड आपके ऊपर डाइवोर्स का केस लगा दिए चाहे कोई भी ग्राउंड हो, और आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तो उस केस के चलते दौरान आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन दोगे सेक्शन 24 के अंदर कि आपको यहाँ पे क्या है कि इंटरिम मेंटेनेंस चाहिए और आपका जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स है उसका भी खर्चा चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं कि आप इस केस को झगड़ सको, इस केस को लड़ सको। और ये जो एप्लीकेशन होती है वो बहुत ही जल्दी डिसाइड हो जाती है, और क्योंकि आपका डाइवोर्स केस लंबा चल सकता है उसके बीच में ही आपको यहाँ पे मेंटेनेंस मिलनी स्टार्ट हो जाती है। मान लो कोर्ट ने मेंटेनेंस का ऑर्डर भी कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि कोर्ट ने तो हमें मेंटेनेंस ऑर्डर कर दिया बट जो सामने वाला पार्टी वो तो हमको यहाँ पे पैसे देता ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना होता है, आपको एक अलग से एग्जीक्यूशन की पिटीशन लगानी होती है कोर्ट में, जिसके तहत जो भी बनती पेमेंट होती है जो पेंडिंग है वो कोर्ट आपको रिकवर करवा करके देती है। अगर तो बंदा प्यार से पेमेंट देता है तो ठीक है, अदरवाइज अटैचमेंट करवाई जाती है, उसकी प्रॉपर्टी को सेल तक करने की पावर है कोर्ट के पास, उसको सेल करके आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पे दिलवाए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगी होगी। डाइवोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जिस भी सिटी से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट जरूर करना कि आप कहाँ से मतलब आपका जो डाउट है आप किस सिटी से हो, ताकि अगर आपको कोई मतलब आपको आगे रिप्लाई करना हो ताकि हमें आसानी हो। और वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि लीगल वीडियोस आप तक पहुंची रहे सबसे पहले। लास्ट में यही बोलूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।